यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में घुसने के बाद दुनिया भर में अलग थलग पड़े इजरायल के तेवर नरम पड़ गए। उसने अगले 10 दिन यानी रमजान का महीना खत्म होने तक यहूदियों की मस्जिद परिसर में जाने पर रोक लगा दी, ताकि इजरायल और उसके कब्जे वाले इलाकों में भड़की हिंसा पर पानी डाला जा सके। पिछले हफ्ते लगातार 2 रात इजरायल की पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर सैकड़ों फिलिस्तीनियों को पीटा था और गिरफ्तार भी कर लिया था। इजरायल के इस एक्शन के बाद उस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए थे। बदला लेने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस पर रॉकेट छोड़े, तो उत्तर में लेबनान से भी इजरायल पर हवाई हमले हुए। यहाँ तक कि इजरायल के पड़ोसी सीरिया से भी उस पर रॉकेट दागे गए। हालांकि इजरायल ने जवाबी वार करने का दावा किया, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद पर उसकी कार्रवाई ने मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन भी इजरायल पर भड़क गए। यहां तक कि इजरायल के दोस्त अमेरिका ने भी उसे संभलने को कहा। और जिस तुर्की से इजरायल के रिश्ते हाल ही में ठीक होने शुरू हुए थे, उसने भी ईरान के साथ मिलकर इजरायल को सबक सिखाने की कसम खा ली। इसी वजह से इजरायल ने यहूदियों पर अगले 10 दिन तक टेंपल माउंट जाने पर बैन लगा दिया। अल-अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, लेकिन मुसलमान जिसे अल-अक्सा मस्जिद कहते हैं, उसी जगह को यहूदी अपना सबसे पवित्र धार्मिक स्थल टेंपल माउंट मानते हैं। बीते हफ्ते उनका त्योहार पासओवर शुरू हुआ था। ऐसे में यहूदी बड़ी तादाद में टेंपल माउंट जाने वाले थे, मगर इजरायल ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां घुसने से रोकने के लिए फिलिस्तीनी पटाखे और पत्थर लेकर अल-अक्सा मस्जिद में जुटे थे, इसलिए उसने ये कार्रवाई की थी। इधर भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई। आरोपी संजय सिंह को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया और उन पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है और वो उनकी मौत के बाद से ही फरार थे। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड का आदेश दिया। 5 दिवस का पुलिस कस्टडी रिमांड की जो याचना हमारी थी, उसको स्वीकृत किया गया है। इस दौरान जांच के सिलसिले में वाराणसी पुलिस समर सिंह को लेकर महाराष्ट्र भी जाएगी। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया से तनाव के बीच किम जोंग उन ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें किम ने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा बढ़ाने की कसम खाई। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और उसके साथ मिलिट्री ड्रिल करने वाले अमेरिका को उत्तर कोरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और उन दोनों का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और युद्ध की तैयारियों पर जोर देने के निर्देश दिए। क्योंकि उत्तर कोरिया की तमाम धमकियों के बावजूद भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल नहीं रोकी। दावा है कि किम जोंग उन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ती करीबी से बेहद परेशान है, इसलिए खौफ बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल के दौरान कई मिसाइलों के परीक्षण भी किए, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो वो युद्ध की तैयारी में जुट गए। इस बीच कंगाल हो चुके पाकिस्तान में स्वीडन ने अचानक अपना दूतावास बंद कर दिया। स्वीडन के इस फैसले से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही महंगाई समेत कई दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो पाई के लिए भी तरस रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन हालात में कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, यानी मुश्किल की इस घड़ी में उसे उबारने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, और तो और उसके दोस्त भी उससे किनारा करने लगे हैं। इस बीच स्वीडन ने पाकिस्तान में अपने दूतावास को अचानक बंद कर उसकी परेशानी और बढ़ा दी। स्वीडन ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, जिससे पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान में रहना अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। लोग खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत की वजह से अपनी ही सरकार के खिलाफ पिछले कई दिन से सड़कों पर है, और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की हालत और खराब होती जा रही है। इसके अलावा वहां लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं से भी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के कमजोर पड़ने से वहां आतंकी संगठनों का मन काफी बढ़ चुका है और वो जब चाहे सेना और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया पाकिस्तान को असुरक्षित देश के तौर पर देखने लगी है, और स्वीडन ने भी इसी सुरक्षा का हवाला देकर अपने दूतावास को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। हालांकि दोनों देशों के बीच उस वक्त से ही तनाव चल रहा है जब से स्वीडन में कुरान जलाए जाने का मामला सामने आया था। कहा जा रहा है कि इन हालात में स्वीडन ने अपने दूतावास को खोले रखने से हाथ खड़े कर दिए। इधर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय रेसलर निशा दहिया ने सिल्वर और प्रिया मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इससे पहले निशा दहिया ने 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में जगह बनाने के लिए 2 शानदार जीत हासिल की, लेकिन फाइनल में उन्हें जापान की रेसलर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जबकि प्रिया मलिक को 76 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के साथ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। उधर बखमुत में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जंग और ज्यादा भीषण हो गई। रूसी फौज ने जेलेंस्की के सैनिकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे, ताकि किसी भी सूरत में बखमुत को अपनी मुट्ठी में किया जा सके। पुतिन के जवानों ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से देखते ही देखते यूक्रेन की सेना पर रॉकेटों की बारिश कर दी।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके सैनिकों के हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूस की तरफ से यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसके जवान रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमले करते दिखाई दिए। बताया गया कि जंगल में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को पुतिन की फौज ने निशाना बनाया। लेकिन बखमुत में ही यूक्रेन की सेना ने भी रूसी फौज पर जोरदार हमले करने का दावा किया। उसने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके जवान रूसी सैनिकों को घेर कर उन पर हमले करते दिखाई दिए। उन्होंने खंडहर हो चुके मकानों में छिपे रूस के सैनिकों पर पहले तो बमों से हमले किए और बाद में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। यूक्रेन का दावा है कि बखमुत में उसके जवान रूसी फौज पर भारी पड़ रहे हैं। बताया गया कि यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए बखमुत के कुछ हिस्सों से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप को पीछे हटना पड़ा। बखमुत यूक्रेन का वही इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्से पर रूस ने कब्जे का दावा किया है, लेकिन अब रूसी सेना इस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है, जबकि यूक्रेन की फौज बखमुत को बचाने के लिए पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रही है। यही वजह है कि अब बखमुत की जंग और ज्यादा भीषण हो गई। इस बीच भारत के रफाल फाइटर जेट फ्रांस में अपना दम दिखाएंगे। वहां एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल चल रही है, जिसमें फ्रांस और नेटो के सदस्य देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और इसी सैन्य अभ्यास में शामिल होकर भारत के रफाल फाइटर जेट भी फ्रांस के आसमान में उड़ान भरेंगे। ऐसा पहली बार है जब विदेशी धरती पर भारत के रफाल गरजेंगे। फ्रांस में हो रहे इस सैन्य अभ्यास में दुश्मन को जमीन, आसमान और समंदर में घेर कर उसे ढेर करने का अभ्यास किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में नेटो देशों के हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत के रफाल भी इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रफाल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जहां से ये लड़ाकू विमान फ्रांस के लिए उड़ान भरेंगे। हालांकि ये कब फ्रांस के लिए रवाना होंगे, भारतीय एयरफोर्स की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। इधर शेयर बाजार में लगातार 8वें दिन भी तेजी देखने को मिली। कारोबार में आई तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन बाद में कारोबार के दौरान खरीदारी में तेजी आ गई, जिससे बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 235 अंकों के उछाल के साथ 60,392 पर रहा, जबकि निफ्टी 90 अंकों की बढ़त के साथ 17,812 पर बंद हुआ। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों से निपटने के लिए उज्बेकिस्तान में 7 देशों का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश हिस्सा लेंगे। खबर है कि इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री को इसका हिस्सा बनने की छूट दी जाए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कई नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक लगा रखी है, जिनमें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का नाम भी शामिल है। चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों ने मांग की कि उज्बेकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में मुत्तकी को शामिल होने की छूट मिले, क्योंकि जिस मुद्दे पर सम्मेलन है उसका सीधा ताल्लुक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद से है। क्योंकि अफगानिस्तान में ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने और पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आतंक मचा रखा है। खबर है कि सम्मेलन में ईरान के रास्ते पाकिस्तान में आतंकियों की घुसपैठ का मुद्दा भी उठ सकता है, क्योंकि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को उसकी करनी की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसकी सेना को अपनी उंगली पर नचा रहा है। उसे अपने पड़ोसी ईरान से भी आतंकियों की घुसपैठ का शक है, जिसके लिए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर नजर रख रहा है। आतंकवादियों की वजह से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से उसके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, जबकि तालिबान अफगानिस्तान में ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों से लड़ रहे हैं। और डर है कि इन दोनों देशों की ये समस्या उसके पड़ोसी देशों को परेशान न करने लगे। खबर है कि उज्बेकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का रिकॉर्ड खराब है। हालत यह है कि इस मामले में चीन और ईरान जैसे देश तक इन दोनों पर भरोसा नहीं करते, जबकि चीन वो पहला देश है जो इन दोनों देशों के दोस्तों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। माना जा रहा है कि उज्बेकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में चीन, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और रूस यही मुद्दा उठाएंगे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकी खतरों से निपटने पर चर्चा करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी में। तालिबान के नए फरमान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान छोड़ने के संकेत दिए, क्योंकि तालिबान ने नए फरमान में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र वहां अपनी मौजूदगी की समीक्षा में जुट गया। इससे कयास लगाया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान छोड़ सकता है। ऐसा हुआ तो कामकाज समेत अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन भी बंद हो सकते हैं।